दो ही सेट्स के ऊपर है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनलिटीज के कुछ रूल्स देखे थे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट देखा था। ओके दूसरा वाला फॉर्मूला ये देखा था जी, when A and B are disjoint। ठीक है, अब फॉर्मूला भी सामने लिख दिया। पहला वाला क्वेश्चन हुआ क्या किसी से? बी इज सबसेट ऑफ ए, हमें सबसेट वाला टर्म समझ में आता है। सबसेट का अगर मैं वेन डायग्राम अगर बनाने के लिए जाऊंगा, इफ दिस इज माय सेट ए, दिस विल बी माय सेट बी। सबसेट का मतलब क्या रहता है? जो छोटा सेट रहेगा बी, वो पूरा का पूरा बड़े वाले सेट के अंदर रहेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ये बराबर है। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, वी आर टॉकिंग अबाउट केस वन। देखो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन। लैंग्वेज को समझ लो, थियरी को समझ लो, रिप्रेजेंटेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है? वी नो बी इज, हमें पहला वाला सिचुएशन दिया भाई, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज टोटली इनसाइड ए। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में इनका यूनियन क्या रहेगा? इनका यूनियन ये रहेगा, बराबर है। बट ये तो सेट ए है, ये तो सेट ए है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जब आपका बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे सिचुएशन में ए यूनियन बी इज नथिंग बट ए व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। फिर वो प्रॉपर सबसेट रहे या फिर सबसेट रहे, आएगा तो भाई जो हमारा सुपर सेट है उसके बराबर ही जाएगा। ये क्लियर है? इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाला। बट ये सिचुएशन समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर हम ये देखने के लिए जाए, हमें क्या पता चल जाता है भाई, ए यूनियन बी इज नथिंग बट ए इटसेल्फ, ए इटसेल्फ व्हेन बी इज इंटरसेक्शन, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ ए रहेगा। तो यहाँ पर हमारा देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सीधा वही हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है जी हमारे? 9 एलिमेंट्स। तो हमें क्या पता चलेगी फर्स्ट कंडीशन के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9। फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया जी। फर्स्ट वाला केस इज बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट सेकंड वाले पे जाते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या रहता है भाई? डिसजॉइंट का मतलब ये रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला बन जाता है फिर अपना सेकंड वाला। तो क्या है जी हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 9। बी के अंदर 6। कितना है जी हमारे यहाँ पर? तो मतलब देखो ये डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये इस टाइप के है जी सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इनका यूनियन देखो अब क्या आएगा, ये सेट ए आएगा और हमारा ये सेट बी आएगा। दोनों केसेस समझ में आ गए? वेन डायग्राम्स में वो दिखा रहा हूं जो हमें कंडीशन दिया है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर हमारा क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15 आएगा। बराबर है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद ऑब्जर्व करो, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, वहां पर हमें ए यूनियन बी कितना मिला? 9 मिला। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब ये रहेगा, सिर्फ बी वाला पार्ट ही तो कॉमन है। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, देयर यूनियन इज बिगर सेट, देयर इंटरसेक्शन इज स्मॉलर सेट। ठीक है, वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बट ये ऑब्जर्वेशन हम कहां पर कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है?
यहाँ पर कोई कॉमन पार्ट था क्या? वहां पर हमें ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू मिला, यहाँ पर ये सबसेट है, यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू मिला। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, अगर सॉल्व हो चुका है तो क्रॉस चेक कर लो। एक क्वेश्चन के बाद जी एक नोट लिख लो। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, नंबर 1, A union B is maximum when A and B are disjoint sets। और इसका मतलब क्या हुआ जी? A intersection B is equal to 0। A union B is minimum when, अब देखो यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ B इज सबसेट ऑफ A, B को छोटा पकड़ के चल रहे हैं, A को बड़ा। अगर A को आप छोटा पकड़ना चाहते हो, B को बड़ा, वो भी चल जाएगा। When B is subset of A, that is number of elements in A intersection B is equal to number of elements in B, because B is subset। इससे हमें क्या पता चलता है जी? अगर कोई भी दो सेट्स दिए रह गए, उनके यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बीच में रिलेशन पता चल जाता है। यूनियन इज मैक्सिमम व्हेन इंटरसेक्शन इज मिनिमम। 0 ही हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है या काउंट नहीं। एंड यूनियन इज मिनिमम व्हेन इंटरसेक्शन इज मैक्सिमम। इनके बीच में ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे के अंदर डिक्रीज हो रहा है। कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो। Number of elements in A is 25, number of elements in B is 15। Find maximum and minimum value of number of elements in A union B। बेबी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। यू विल फाइंड आउट, आपका अंडरस्टैंडिंग छोटे क्वेश्चंस पे ही इजीली होता है। देयर आर वेरी लेस फैक्टर्स टू फोकस ऑन। अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखा है, इसके आधार पर क्या हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हो जाएगा? बताने की जरूरत है क्या? अगर मैंने बोला सेट P इज सबसेट ऑफ सेट Q, अगर आपने नोट्स पढ़े रहेंगे, इसका मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। तो इसमें बताने की जरूरत है कौन सा किसका सबसेट है? क्या रहेगा शरयू? क्या रहेगा सम्यक? अश्विन, कौन सा सेट किसका सबसेट रहेगा? बताओ, कौन किसका सबसेट रहेगा?
बोलने से पहले हाथ खड़े करो, अदरवाइज मैं पूछूंगा, वही बताओ। अश्विन, B is subset of A because number of elements in B is less than number of elements in A. अगर आप ये सिचुएशन में डालोगे, ए के अंदर एलिमेंट ज्यादा है, बी के अंदर कम है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए ही सुपर सेट हो सकता है, बी सबसेट हो सकता है, बी सबसेट ही रहेगा। हमें और कोई दूसरे सेट के बारे में बोला है क्या? नहीं। सॉल्व हुआ किसी का? ओके भाग्यराज, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 40, राइट? मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है? जब इंटरसेक्शन मिनिमम रहता है, और मिनिमम इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? 0। मतलब वो सेट्स कैसे रहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे, इसके जैसे। ओके, मिनिमम वैल्यू आया किसी का जी? मिनिमम वैल्यू, हाथ खड़े करने की आदत डालो। यस, प्रणाली, मिनिमम वैल्यू क्या है जी? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज minimum value of number of elements in A union B? आंसर क्या है आपका? 15 कैसे रहेगा? मैंने A इंटरसेक्शन B नहीं पूछा है, मैंने A यूनियन B पूछा है। 25। यहाँ पर क्या लिखा है वो ध्यान दो, मैंने A इंटरसेक्शन B लिखा है। आप फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो ऐसे ही, आप RHS निकाल रहे हो, आपने LHS के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये क्लियर है? दिस इज नॉट द आंसर। ये क्लियर है? इंटरसेक्शन इज बी इटसेल्फ। तो हमारा वो जो फॉर्मूला था कौन सा वाला? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर क्या होता है वो देखो, ए इंटरसेक्शन बी अगर बी है तो ये बन जाता है जी अपना बी प्लस बी माइनस बी, कैंसिल, बचा क्या? ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 25। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम विल बी देयर डायरेक्ट एडिशन एंड मिनिमम विल बी द हाईएस्ट सुपर सेट। ठीक है? ने बोला ना, ऑब्जर्वेशन नाम का जो स्किल है वो कोई भी सिखा नहीं सकता। हमें पॉइंट आउट कर सकते हो आपने ये मिस किया, ठीक है, बट उसमें सीखने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन के बाद ये वाला पार्ट भी लिख लो जी। फॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, फॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऐसे टाइम पे इनका यूनियन क्या रहेगा जी? जो सुपर सेट है वो खुद इनका यूनियन रहेगा, और इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? जो सबसेट है, जो छोटा सेट है, वो क्या रहेगा जी? इनका इंटरसेक्शन रहेगा। ये क्लियर है? तो अब दो के ऊपर अगर मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब तक मैंने सीधा कंडीशन दे दी है, कार्डिनलिटी सीधा गिवन था। अब हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कल हमने वैसा एक किया था, 550 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप का। आगे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, eleven have physics and
12 have maths. If 6 students have both, then find number of students who does not have either of them. क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लो, एंड यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो बता देता हूँ. यू हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. ये सारा का सारा डेटा थ्योरी में पढ़ोगे ना आप, एट ए टाइम सिर्फ एक ही गिवन पार्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो. जैसे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, 20 स्टूडेंट्स. फिजिक्स वाला सेट क्या है, 11. मैथ वाला सेट क्या है, 12. ये उनका कार्डिनलिटी आपको पता चल रहा है, बट आप सारे के सारे डेटा के ऊपर एक ही टाइम पे देख सकते हो क्या, अगर लैंग्वेज में रहेगा तो एट ए टाइम देखने के लिए हम उसका क्या बनाएंगे जी, वेन डायग्राम. ट्राई टू मेक वेन डायग्राम्स. और वेन डायग्राम बनाने का मैंने एक मस्त वाला तरीका बताया है. यू हैव टू गो इनसाइड आउट. पहले कॉमन पार्ट्स कवर कर लो, उसके बाद बाहर जाओ. मैं भी बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ये बाहर वाला है जी मेरा यूनिवर्सल सेट, ये इधर वाला है मेरा सेट फिजिक्स का P, और ये है जी मेरा सेट M मैथ के लिए. ये क्लियर है. अब कार्डिनलिटीज दिए तो भाई उन्हीं को डालेंगे. अब इनसाइड आउट का मतलब हम सबसे पहले कॉमन पार्ट से शुरू करेंगे. ऐसे स्टूडेंट्स को पहले मेंशन करो जिनका फिजिक्स भी है एज वेल एज मैथ भी है. 6 स्टूडेंट्स हैव बोथ, लिख दिया. अब ये फिजिक्स वाला सर्कल है. फिजिक्स में टोटल कितने हैं, 11. तो ये सर्कल में टोटल कितने होने चाहिए, 11. उसमें से कितने ऑलरेडी हो चुके हैं, 6. बचे कितने, 5. अब आते हैं जी कौन से वाले सेट पे, मैथ वाले सेट पे. मैथ में टोटल कितने हैं, 12. मतलब ये सर्कल में कितने रिप्रेजेंट होंगे जी, 12. उसमें से कितने हो चुके हैं, 6. बचे कितने, 6. देखो हम एरिया वाइज कार्डिनलिटी बता रहे हैं. ठीक है. अब सबसे टॉप वाला स्टेटमेंट क्या है, अथर्व. इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, मतलब अपने यूनिवर्सल सेट में कितने, 20 होने चाहिए, 20 होने चाहिए. अब तक हमने कितनों को रिप्रेजेंट करा, 6 6 12, 12 और 5 17. तो ये खाली जगह पर कितने हैं जी, 3. हो गया वेन डायग्राम, बना लिया. अब इसका मतलब क्या रहता है, आपको सारे एरियाज मिल चुके हैं. आपको अब कुछ भी पूछा जाए, मैंने सिर्फ एक चीज पूछी है. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट हैव आइदर ऑफ देम, मतलब ना उनका फिजिक्स है ना उनका मैथ्स है. देखते से आप बता सकते हो, 3. ये क्लियर है एवरीवन. वेन डायग्राम बनाने का फायदा क्या रहता है, समझ में आया. एक बार बना लिया ना, पहले ये अब देखो हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जाते हैं. ये हो गया जी एमसीक्यूज के लिए. ठीक है. ये हो गया जी हमारा एमसीक्यूज के हिसाब से. अब हम इसको 11th 12th में अगर सब्जेक्टिव तरीके से कि लाइक सर चलो पता चल गया कैसे, बट व्हाट इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सब्जेक्टिव फॉर्मेट. आपको रिटर्न फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि रिटर्न फॉर्मेट की वजह से क्या होगा, एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन पता तो रहेगा कैसे जाना है. डायग्राम आपका शॉर्टकट के लिए हो गया.
तो भाई सबसे पहले हम किसको अंडरस्टैंड करेंगे जी? गिवन डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, ऊपर से नीचे जाते टाइम। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स मींस आई हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 20। 11 have physics, मतलब number of students in physics is 11। 12 have maths, तो number of students in math is 12। 6 students have both, both का मतलब physics and math, और and का मतलब हमने कौन सा वाला देखा था जी? इंटरसेक्शन देखा था। तो इसका मतलब हुआ जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन P इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू व्हाट? 6। ये समझ में आ गया गिवन डेटा। अब पूछा क्या है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट हैव आइदर ऑफ देम। नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, आइदर ऑफ देम का मतलब आइदर ऑफ देम मतलब एक तो ए या फिर बी, मतलब एक तो फिजिक्स या फिर मैथ। मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स का मतलब यूनियन रहेगा, टेबल बना के दिया था, यूनियन रहेगा। तो ये बोल रहा है यूनियन, बट ये बोल रहा है नॉट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या बोला जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? अब तक मैंने कुछ सॉल्व किया नहीं, अब तक हमने सिर्फ गिवन डेटा जो था लैंग्वेज में दिया हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट किया मैथ वाले फॉर्मेट में, सो दैट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूलाज। ये क्लियर है? हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला तो पता है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है? हमें यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, इट गिव्स यू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें यूनिवर्सल सेट पता है, हाँ जी पता है। क्या हमें ए यूनियन बी पता है? नहीं पता है। ठीक है, हमारे पास गिवन डेटा ये है और हमें P यूनियन M पूछा है। क्या मैं P यूनियन M फाइंड आउट कर सकता हूँ? वी नो द फॉर्मूला, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो हमने लिख लिया जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन M इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड मैथ। इस तरीके से हटाएंगे तो देखो डेटा ये 11 है, ये 12 है और ये 6 है। कितना मिला जी हमें? 17 मिला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स और मैथ इज इक्वल टू 17, बट वी वांट इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, जो मैं फॉर्मूला वापस से नहीं लिखूंगा मैं, सीधा 20 माइनस 17। हमारे आंसर क्या मिलता है जी? 3। अब आप बोल सकते हो देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डज नॉट हैव फिजिक्स और मैथ। ये क्लियर है? ये अगर स्टेप वाइज मार्क्स वाला एग्जाम रहेगा तो, ये जब आपने कैसे आंसर निकाला कोई नहीं पूछ रहा तब। ठीक है, इसका फायदा स्टेप वाइज मार्क्स में जाने का फायदा ये कि भाई आप उस प्रोसेस के थ्रू स्लोली जा रहे हो, इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना इजी हो जाएगा। और एक बार अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया और शॉर्टकट का वैल्यू पता चल गया, फिर आप इसके थ्रू ओवरऑल जा सकते हो। ये समझ में आ रहा है? हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंड मत करो। आप अगर सिर्फ शॉर्टकट यूज कर रहे हो और आपको लॉन्ग कट नहीं पता है, दैट शॉर्टकट बिकम्स योर लॉन्ग कट विच इज नॉट गुड। ये क्लियर है? अब दोनों में डिफरेंस भी है। अगर मैंने आपको इसके अलावा अगर और कुछ पूछा रहता, भाई ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिनका सिर्फ फिजिक्स है या फिर सिर्फ मैथ है या फिर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अगर ये पूछा रहेगा, आपका गिवन डेटा से अगला वाला पार्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहां से अगला वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो जाएगा, हमें क्या पूछा है उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है?
अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं और दो कंडीशंस डाल देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग केस 1 ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स मतलब मैथ माइनस फिजिक्स, फॉर्मूले के हिसाब से। ओनली का मतलब डिफरेंस है, ओनली का मतलब डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर ओनली मैथ्स के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या पूछा है जी, मैथ माइनस फिजिक्स, ये पूछा है। ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली मैथ यूनियन विथ ओनली फिजिक्स, और ओनली मैथ का मतलब m माइनस पी, यूनियन विथ ओनली फिजिक्स का मतलब p माइनस m रहेगा, बराबर है। अब ये फॉर्मूलेज वगैरह डाल के आप फिर स्टेप वाइज जाओगे, बट एमसीक्यूज के एग्जाम के लिए हमें स्टेप्स लिखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। वेन डायग्राम हम एक बार बनाएंगे, कुछ भी पूछा जाए डायरेक्टली बता सकते हैं। ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स पूछते तो 5। ओनली वन सब्जेक्ट, भाई ये 2 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट है, ये 0 सब्जेक्ट वाला पार्ट है, पता है अपने को। ओनली वन ना बोलो तो 1 1 वाले एरियाज, दैट विल बी योर आंसर। ये क्लियर है? 2 सेट्स में कोई दिक्कत है? लास्ट लेक्चर के एंड में हमने 2 सेट्स तक का किया था, आज हम क्या करेंगे भाई, 3 सेट्स। 3 सेट से ज़्यादा ऊपर कभी जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता वो पता चल जाएगा। हम 4 के लिए ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे, पर 3 के लिए चले। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कल जो हमने 2 सेट्स के लिए बनाया था उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन ऑन cardinalities for operations on sets। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हमारे पास अब एक यूनिवर्सल सेट है और अब हमारे पास 3 सेट्स है, ए बी एंड सी। तो फॉर यू एज अ यूनिवर्सल सेट एंड three finite sets A, B and C। पहले इस सेटअप को हम किसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, वेन डायग्राम के ऊपर। ध्यान देना, डायग्राम बनाना है तो बाद में टाइम दूंगा। ये है जी अपना यूनिवर्सल सेट, दिस इज माय सेट ए, दिस इज माय सेट बी एंड दिस इज माय सेट सी। क्या मैं सेट ए को दिखाऊं पहले, लाइक माय सेट ए इज दिस पार्ट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। माय सेट बी इज ये मिलाकर सेट बी बन जाता है। सेट सी कौन सा रहेगा जी हमारा, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस। ये बाहर 0 0 क्यों लिखा है, मतलब समझ लो, जितने डॉट्स है उस एरिया पे उतने सेट्स का हक है। ए बी सी के बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट है। जो ए बी सी का पार्ट नहीं रहेगा वो ये वाला एरिया है।
अदरवाइज जहां पर सिंगल डॉट है ओनली बाय वन सेट, जहां पर दो डॉट्स है दोज एरियाज आर कवर्ड बाय टू सेट्स, और जहां पर तीन डॉट्स है दोज एरियाज आर कवर्ड बाय ऑल ऑफ थ्री सेट्स। ये समझ में आ गया। हम जो भी अब ऑब्जर्वेशन करेंगे इन्हीं के ऊपर करेंगे अकॉर्डिंग टू हमें कंडीशन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो भाई पहला वाला ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब क्या है? एडिशन विदाउट रिपीटिशन। मैं ए बी सी को ऐड करेगा तो ये सब आएगा, बट कुछ एरियाज दो बार आएंगे, कुछ एरियाज तीन बार आएंगे। रिपीट हो रहा है, बट हमें रिपीटिशन चाहिए क्या? डू वी वांट एनी रिपीटिशन? हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो भाई सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया जी, मैंने सेट ए को ले लिया, पहले चार डॉट लग गए। फिर सेट बी को ले लिया, नेक्स्ट वाले चार डॉट, और सेट सी को ले लिया। ये क्लियर है? अब जो पार्ट रिपीटेशन में हो रहा है अब हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे दो के लिए करा था, इंटरसेक्शन हमने एक बार माइनस किया था, अब ऐसे यहां पर भी करेंगे। बट हम इंटरसेक्शन तीनों का देखने के लिए नहीं जाएंगे, दो दो की जोड़ियों में देखेंगे। जैसे कि यहां पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा कौन सा वाला जगह है? ये वाला जगह रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। इधर का डबल डॉट है ना, मेरे को इसको अब सिंगल डॉट में कन्वर्ट करना है, बट ये जगह का फॉर्मूला मुझे नहीं पता। मुझे ए इंटरसेक्शन भी इतना पूरा है ये पता है, तो हमने एक बार उसको हटा दिया। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कितनी बार? एक बार हटा है। अब बी और सी के बारे में देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये रहा, ये जगह हमें कितनी बार हटाना है? एक बार। तो एक बार हटा दिया तो देखो एक एक बार गायब हो गया। ये क्या बना जी हमारा? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर ए और सी के बारे में अगर देखोगे, ए और सी का ये इंटरसेक्शन है, हमने एक बार इसको भी हटा दिया। ये समझ में आया? बट बीच वाले जगह पे अब एक भी डॉट नहीं बचा, वो पूरा गायब हो गया। हमें वो जगह कितनी बार चाहिए? एक बार तो चाहिए ही चाहिए। शुरुआत में यहाँ पर कितने डॉट्स थे? तीन थे। मैंने बताया था तीन डॉट्स का मतलब दैट प्लेस इज ओन्ड बाय ऑल ऑफ थ्री, ऑल थ्री। तो ए एंड बी एंड सी, और एंड का मतलब क्या रहता है? इंटरसेक्शन रहता है। तो हम उसको एक बार ऐड करेंगे, तो भाई मैंने ये बीच वाले पार्ट को एक बार ले लिया, तो ये क्या रहेगा जी? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आएगा? नाउ दिस इज फॉर कंप्लीट फॉर्मूला। मैं अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देता, आप रट्टा मारते बस। ये प्रोसेस की वजह से आप खुद से अब वेन डायग्राम्स क्रिएट भी कर सकते हो एग्जाम में, जब भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा। पहले नोट डाउन कर लो। ये प्रोसेस एक बार देखा है, एक ही दफा में पूरा का पूरा अंडरस्टैंड नहीं होता। जब हम अलग अलग फॉर्मूलेस के लिए बनाने के लिए जाएंगे, यू विल अंडरस्टूड इट टोटली। मैं पहले जो जरूरी फॉर्मूलेज है वो लेकर चलूंगा, आफ्टर दैट हम कंडीशनल वाले भी देख के चलेंगे। अब यहां पर डिसजॉइंट सेट्स के लिए देखते हैं। व्हाट इफ ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट? तो भाई ये नहीं रहेगा, ए बी सी आर डिसजॉइंट्स, तीनों सेट में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ये जीरो होगा। बट अगर बोला ए एंड बी भी डिसजॉइंट्स है, बी एंड सी भी डिसजॉइंट है, तो ए एंड बी और बी एंड सी जीरो। उनका इंटरसेक्शन पकड़ के चलो, जो जो सेट्स डिसजॉइंट रहेंगे उनका इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वो भी देखेंगे। तो पहले फॉर्मूला क्या बनता है देखो जी, फॉर डिसजॉइंट सेट्स ए बी
एंड सी। तीनों अब एक दूसरे के साथ भी डिसजॉइंट है और एक साथ भी डिसजॉइंट है। अगर मैंने बोला एक दूसरे के साथ है मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज 0, बी इंटरसेक्शन सी इज 0, ए इंटरसेक्शन सी इज 0। तो भाई उनका अगर दो दो की जोड़ियों में ही इंटरसेक्शन 0 है तो उनका तीगड़ी में भी इंटरसेक्शन 0 ही होगा। तो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C। डिसजॉइंट का मतलब याद रखो, इंटरसेक्शन इज नल सेट, 0 है। दोनों सेटअप समझ में आ गए? ओके। अब देखो मैं डॉट्स अपन फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कौन सा एरिया में कितना सेट्स है। ठीक है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से अपन डॉट्स बना लेंगे, कोई पंगे नहीं। अब तीसरा वाला कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to two sets only। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट्स ओनली। अब देखो ये बीच वाला जो पार्ट है वो कहां पर बिलोंग कर रहा है, तीनों में बिलोंग कर रहा है। बट अभी हमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से चाहिए जी, सिर्फ टू सेट्स में, बिलोंगिंग टू ओनली टू सेट। सिर्फ एक वाला पार्ट नहीं चलेगा, तीन वाला पार्ट नहीं चलेगा। जहां पर हमने 2 ये लिखा है नंबर, सिर्फ हमें वही वाले एरियाज चाहिए। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? अब देखो इसका फॉर्मूला बनता कैसे। सबसे पहले मैंने ये वाला पार्ट ले लिया जी। ये वाला पार्ट क्या है, कोई बता सकता है? ए इंटरसेक्शन बी है, तो मैंने ये पार्ट ले लिया। कितनी बार आया ये, एक बार आ गया। मैंने दूसरी बार बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, ओके। और मैंने तीसरे टाइम ए इंटरसेक्शन सी ले लिया। आ गए जी जो एरियाज चाहिए थे, क्या उनमें एक एक डॉट आ चुका है? ठीक है, तो पहले लिख लेता हूं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया जी, हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, हमने बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, हमने ए इंटरसेक्शन सी भी ले लिया। अब हमें जो नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। ये बीच वाला जगह हमें चाहिए क्या? क्या बीच वाला स्पेस हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है? नहीं, वहां पर तो 3 सेट बिलोंग करता है, तो हमने वो मिटा दिया। बट कितनी बार मिटाया? एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, -3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये बन जाता है जी हमारा फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ओनली 2 सेट्स। चाहे तो यहाँ पर ये वाले वर्ड को हाईलाइट कर लो, याद नहीं रहेगा तो। एटलीस्ट 2 बोलते तो 2 आता, 3 आता। समझ में आ रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी में हमने पूरा लिया था। अगर आपको कभी अगर लैंग्वेज में पूछा गया बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 1 सेट, एटलीस्ट 1 सेट, तो 1 में भी चलेगा, 2 में भी चलेगा, 3 में भी चलेगा। तो अगर लैंग्वेज में ये पूछा है तो उसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या, ओनली 2। अब यहां पर हम एटलीस्ट 2 के लिए अगर पूछा रहेगा तो हम 2 वाला भी एरिया लेंगे और 3 वाला भी एरिया लेंगे।
यहाँ पर ये एक बार चाहिए रहेगा, तो हमारा यही फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, 3 की जगह पर अब यहाँ पर 2 आएगा। हमने 3 बार माइनस किया तो वो उसका काउंट 0 हो गया, बट हमें अगर वो एक बार चाहिए एटलीस्ट 2 बोलते तो वो ठीक है, वो भी फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट नोट्स में तो रहेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नजर घुमा सकता है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों हो गए। फोर्थ कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to at least 2 sets। ये क्या रहेगा जी, हमारा यही फॉर्मूले में सिर्फ 3 की जगह पर अब 2 आने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ 2 सेट में बिलोंग करेंगे, मतलब ए एंड बी में रहेगा बट सी में नहीं रहेगा, बी एंड सी में रहेगा बट ए में नहीं रहेगा, ए एंड सी में रहेगा बट बी में नहीं रहेगा, ऐसे वाले। तो ये 2 ही सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों के लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ 2 ही सेट्स में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स, कम से कम 2 सेट्स में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 3 वाला भी पार्ट आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम कौन सा वाला जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर 2, ये ब्लू कलर में जहां पर 2 बोला है वही वाला एरिया। अगर शेडेड करेंगे तो भाई ठीक है, वो रेफरेंस के लिए इसीलिए रखा है। चाहे तो क्या करो, हम जैसे ही सारे फॉर्मूलेस बना लेंगे ना, एट दी एंड ये डायग्राम बना लो ऐसा ही 0 1 2 3 ऐसे मार्किंग डाल के। ठीक है, इट विल हेल्प यू कि भाई हम कौन सा जगह जब लेते हैं तो भाई वहां पर कितने सेट्स का मालिकाना है, मालिकाना अधिकार है वहां पर। ये क्लियर है? ओके। अब जैसे ओनली 2 के लिए पूछा, ओनली 1 के लिए भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ओनली 1 सेट, वो अब फाइंड आउट करेंगे जी हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये अपना आखिरी ऑब्जर्वेशन रहेगा इसके ऊपर, जो कंपलसरी है, जो पता होना चाहिए। वैरायटी में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। ठीक है, बिलोंगिंग टू ओनली 1 सेट मतलब देखो हमें कौन सा वाला जगह चाहिए, ये जहां पर 1 लिखा हुआ है हमें सिर्फ वही जगह चाहिए। बट वो ऐसे ही मिल जाएगा क्या? नहीं, पहले ऐड कर लेता है। मुझे ये अगर जगह चाहिए तो मुझे पूरा सर्कल ए लेना पड़ेगा, तो भाई मैंने ए कंप्लीट ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मुझे ये वाला जगह चाहिए तो भाई मुझे बी कंप्लीट लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारा हो गया जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिमिलरली हमें क्या लेना पड़ेगा जी? सी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया जी हमारा सी। अब जो नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे भाई? इरेज करते हुए चलेंगे। हमें यहाँ पर ये 2 बार आया है, हमें ये एक बार भी नहीं चाहिए, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी को कितनी बार हटाया? 2 बार हटाया। तो देखो ये एक बार हट गया और ये दूसरी बार हट गया। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है जी -2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी। अब हमें देखो ये वाली जगह भी नहीं चाहिए, बट ये जगह कितनी बार है? 2 बार है।
हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो हमने ये वाली जगह को भी कितनी बार हटा दिया जी? 2 बार। एक बार हट गया, बट दूसरी बार जब हटाएंगे यू विल फाइंड आउट ये जगह एक बार निगेटिव में चली गई। समझ में आ रहा है? ओके, हमने 2 बार भी इंटरसेक्शन सी हटा दिया, तो -2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, हमें इधर के भी 2 डॉट्स हटाने, बट हम ये एरिया निकाल सकते हैं बस। ये जगह कौन सा है? ए इंटरसेक्शन सी है। ये समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी है। इसको 2 बार हटाएंगे, ये वाला पार्ट तो हट गया। अब यहाँ पर हम 2 बार जब हटाएंगे तो ये -3 में चला गया काउंट। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पर लिखा जी -2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। हमें सब जगह पर 0 चाहिए बस, ना पॉजिटिव चाहिए ना निगेटिव चाहिए। मैंने जो रेड कलर में मार्क किया है वो जगह कितनी बार निगेटिव में गया है? 3 बार। उसको 0 पे लाने के लिए हम उसको कितनी बार ऐड करेंगे? 3 बार। और ये जगह का जानते हैं क्या है? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने लिखा है जी +3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गया जी हमारा क्या? ऐसे सेट जो ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो सिर्फ एक सेट में बिलोंग करता है, सिर्फ एक सेट में। ये क्लियर है? अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो आपके पास रहेगा। इधर कंपलसरी फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जो मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटीज है वो कवर करता है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूले हर एक कंडीशन के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये तो पता है, हमने कल जो 2 सेट्स के ऊपर लिखा था, a माइनस बी को हमने क्या लिखा था जी? a माइनस बी इज नथिंग बट a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। a माइनस बी का मतलब भाई पहले वाले सेट में से ये दोनों का इंटरसेक्शन हटाना है। ठीक है? तो अगर मुझे बोला गया भाई फाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम a एंड b बट नॉट c, ऐसा अगर बोला, a एंड b का मतलब इंटरसेक्शन b इसमें है बट उसमें नहीं है, इसका मतलब -c। और हमने जस्ट क्या देखा? पहले में से दूसरा हटाना मतलब पहले में से ये सब का इंटरसेक्शन हटाना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अब ये वाला पार्ट, उसमें से क्या हटाना है? ये वाला पार्ट। आपको कौन सा जगह मिला? सिर्फ ये वाला पार्ट। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये छोटे छोटे वाले फॉर्मूलेज हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर सम मेजर क्राइटेरियाज। यहां पर देखो ना, ओनली 2 सेट्स वाली जगह कैसे फैली हुई है, ओनली 1 सेट वाली अलग अलग जगह पर है। ये समझ में आ रहा है? पांच फॉर्मूले तक लिख लिया। क्वेश्चन देखे, एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल देखेंगे आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। जब अप्लाई करोगे वापस फॉर्मूले के ऊपर जब आते हो ना, आपको नया तरीका समझ में आता है याद रखने के लिए। मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, एमसीक्यूज के हिसाब से अप्रोच करेंगे। 11th-12th के लिए जो अपना रिटर्न एग्जाम रहता है उसके लिए अगर जाना है तो सीधा फॉर्मूलेज यूज करना है। ये क्लियर है? फॉर्मूलेज वाला पार्ट मैं लिखवा के नहीं दूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको एमसीक्यूज की मदद के हिसाब से वेन डायग्राम क्विकली बनाओ। वो वेन डायग्राम आपको हेल्प करेगा क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है? ओके, टेक दिस क्वेश्चन। In a class of 30 students, तो फॉर्मूले हो गए जी नोट डाउन सारे के सारे। In a class of 30 students, 13 have mathematics, 13 have maths,
11 have physics and 10 have chemistry. Five students have math and chemistry. ठीक है, क्वेश्चन लिखते टाइम वो मैथ केमिस्ट्री पूरा लिखते मत बैठो, सिर्फ इनिशियल्स लिखा तो भी चल जाएगा. फोर स्टूडेंट्स हैव या फिर फोर हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 7 have math and physics. 7 have math and physics. Whereas 3 students attain all subjects. अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट है, मतलब मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री. समझ में आया? ओके, अब फाइन. पहले क्वेश्चन लिख लो, हम वेन डायग्राम बनाएंगे. ये क्वेश्चन बहुत मस्त है. ये सिंगल क्वेश्चन करोगे ना, आपके अब तक के जितने भी सीखे रहेंगे कंसेप्ट सेट्स में सारे के सारे यूज होंगे. वो सब सेट सुपर सेट छोड़ के ऑपरेशन से अगले वाले. जैसे कि नंबर 1, students having at least one subject, students having at least 2 subjects, students having at most 2 subjects, students having only 2 subjects, students having only 1 subject, student having no subject, खाली बैठा है, वेल स्टूडेंट्स. ये पहले चीज समझ में आ गया. नेक्स्ट नंबर 7, मैथ और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, दोनों में डिफरेंस है.
हम्म, ओके इतने काफी। तो पहले 6 वाले एरियाज में सब कुछ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो बस वर्ड्स में अटकाने के लिए, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट विद वेन डायग्राम। देखो ये फाइंड से आगे काम करना है, बट फाइंड से आगे विदाउट वेन डायग्राम जाने में सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज आपको ये काम अगर जल्दी खत्म करना है, वेन डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू। वेन डायग्राम एक ही बार बनाओ, ऐसा कुछ भी पूछा जाए आप सिर्फ वेन डायग्राम देखकर फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेन डायग्राम। हमारे कितने सब्जेक्ट्स है? 3 सब्जेक्ट्स है, तो भाई हमें 3 सर्कल चाहिए रहेंगे। So this is 1, this is a 2, and this is a 3. आगे अब वेन डायग्राम में डेटा डालते टाइम हम कैसे जाते हैं? इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। अंदर से बाहर की तरफ मतलब सबसे पहले वाले वो हम एरियाज कवर करेंगे जिनमें जो तीनों जगह पर है, उसके बाद 2-2 वाले कवर करेंगे, उसके बाद 1-1 वाला कवर करेंगे, एंड एट द एंड 0 वाला। ये समझ में आया अप्रोच? ओके, अब ये नंबर इरेज कर रहा हूँ, मेरे को डेटा उधर का लिखना है। एंड यू विल फाइंड आउट आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डेटा फिल करने का ऊपर से नीचे नहीं मिलता है, नीचे से ऊपर मिलेगा। जैसे कि 3 स्टूडेंट्स अटेंड ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, अपना कुछ रह गया, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, अपन ने गोले को नाम नहीं दिया। इसको फिजिक्स ले लेते हैं, इसको मैथ ले लेते हैं, और नीचे वाले को केमिस्ट्री ले लेते हैं। आगे लेट्स स्टार्ट। 3 स्टूडेंट्स अटेंड ऑल सब्जेक्ट्स, बोले तो इधर अब क्या आएगा? 3। नेक्स्ट उसके ऊपर वाला लाइन, 7 हैव मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स मतलब देखो ये वाला जगह, उसमें से 3 हो चुके हैं, टोटल 7 है, तो इधर कितना बचा? 4। उसके ऊपर वाला लाइन, 4 हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये वाला पार्ट, ये कितना कवर करता है? 4, उसमें से 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या रहेगा जी? 1। नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैव मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री ये है, इनका इंटरसेक्शन ये है, इधर 5 होना चाहिए, 3 ऑलरेडी आ चुका है, हमने यहाँ डाल दिया जी 2। देखो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, मैं कमेंट्री दे रहा हूँ ना लाइव, इसलिए बस थोड़ा सा। नेक्स्ट अपना ऊपर क्या है जी? 10 बच्चों का क्या है? केमिस्ट्री। मतलब ये जो सर्कल है पूरा, इसमें टोटल काउंट कितना होना चाहिए? 10। उसमें से 1 3 2 ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना? 4। नेक्स्ट उसके ऊपर क्या दिया है जी? 11 हैव फिजिक्स, तो 4 3 7 1 8, और ये कुल में होने चाहिए 11। 8 हो गए तो बचे कितने? 3। नेक्स्ट 13 हैव मैथ्स, तो ये गोले में 13 होने चाहिए। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 हो गए, 13 टोटल, यहाँ पर बचे 4। ठीक है, अब हमें यूनिवर्सल सेट फिलअप करना है। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं जी? 30। 30 में से कितने बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो देख लो। 3 4 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, ये 9 स्टूडेंट्स हैं। ये क्लियर है? बन गया वेन डायग्राम। किसी को दिक्कत आया है कि वेन डायग्राम सर कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आया? मैं क्वेश्चन के ऊपर गया नहीं हूँ अब तक। फाइंड के ऊपर जाने से पहले देयर शुड बी क्लैरिटी अबाउट वेन डायग्राम। अब क्रॉस चेक, जिस प्रोसेस से गए उसी के हिसाब से क्रॉस चेक कर लो। कैसे भाई? टोटल 30 है कि नहीं देखने का। अब क्रॉस चेक कैसे करना है वो देखो। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स टोटल 30 है। ओके, इधर 13 है क्या वो देखना है, इधर 11 है क्या वो देखना है, और इधर 10 है कि नहीं वो चेकआउट करना है।
आपको अंदर वाला चेकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, पूरा का पूरा डेटा क्लियर है। पक्का? अब इन चीजों के लिए मैं फॉर्मूले बनाते हुए नहीं बैठूंगा, वो आपका होमवर्क है। वैसे कुछ कुछ चीजों के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूले बनाए, जैसे कि स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 1 सब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, 0 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स वाला, और ये 3 सब्जेक्ट्स वाला एरिया को रेड कलर से कर दिया। अब जाते हैं, स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1, तो मतलब 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 0 नहीं चलेगा। तो भाई 0 में कितने हैं, 9, 30 में से 9 हटा दो, 21। ये सस्ता वाला तरीका। आप इन सबको ऐड कर दो, 3 4 7 4 11 2 13, 13 3 16 1 17 4 21, ऐसे करो या फिर उल्टे जाओ, योर चॉइस। वेन डायग्राम आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड करता है। पहले वाले का आंसर आ गया जी, पहले वाले का आंसर क्या है जी अपना, 21। स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, काउंट है जी 21, बट बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट किया वो लिखूंगा मैं सिर्फ, वी आर फाइंडिंग आउट ए यूनियन बी यूनियन सी। बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हिंट दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। दीज आर लाइक माई ट्रेनिंग व्हील्स, शुरुआत में आपको रहेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट 2, एटलीस्ट 2 फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ठीक है, बट एटलीस्ट 2 बोले तो 2 वाला और 3 वाला चाहिए। 4 1 4 3 7, 7 और 3 10, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इज 10। स्टूडेंट्स हैविंग एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स, एट मोस्ट का मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स करेंगे, 2, तो 3 वाला पार्ट नहीं आएगा, तो 3 वाला पार्ट हटा दो, कितने आएंगे, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स। भाग्यराज पे अटेंशन, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स, थर्ड वाला क्या आएगा जी, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट्स चाहिए हमें, 2, तो 3 वाला पार्ट नहीं आएगा, कितना आता है, कितना आएगा, किस किस को लगता है 18, हाथ खड़े करो, बाकियों को कुछ नहीं लग रहा है क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स, इसका मतलब 3 वाला पार्ट छोड़ के सब आएगा, ठीक है। उसने बोला 18, किस किस को लगता है सही, हाथ खड़े करो, 1 2 अथर लगता है, और अश्विन क्या लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है तो वो बता दो भाई, शरयू टैली चल रहा है। देखो मुझे इनपुट चाहिए, लेकिन आपके साइड से भी थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। जानवी, सॉरी जानवीज, क्या है, क्या लगता है, 18, क्या सब लोग गलत हो, 27 इज द राइट आंसर, क्योंकि 0 सब्जेक्ट्स भी तो चलेगा। बोला ना ऑब्जर्वेशन स्किल सिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है जी, 27 एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा सीधा फॉर्मूला। नेक्स्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, सिर्फ ये वाले एरियाज के ऊपर देखो, 4 2 7 और टोटल 7 हो गया, 4 2 6 1 7, वही इसका आंसर आ गया जी हमारा 7, 27 इसका आंसर है। फिफ्थ, ओनली 1 सब्जेक्ट, 3 4 7 प्लस 4 11, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका क्या है जी, ओनली 1 सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हैविंग नो सब्जेक्ट्स, नो ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके नो सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, इसका मतलब होगा जी मैथ यूनियन फिजिक्स माइनस केमिस्ट्री। तो मतलब देखो ये वाला पार्ट मैथ और फिजिक्स, उसमें से केमिस्ट्री वाला सर्कल हमने हटा दिया, जो नॉट है ना उसको छुपा के बाकी सब काउंट करो, पहले पूरा पकड़ो फिर बाकियों को हटाओ, नहीं, जो नहीं चाहिए ना पहले उसी को छुपा दो। हमें पहले जगह पर कौन नहीं चाहिए, हमें केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो भाई केमिस्ट्री का सर्कल छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में देख लिया, समझ में आ गया, 3 4 4 11, इसका आंसर क्या है जी हमारा 11। नेक्स्ट, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, एंड बोला तो भाई ये है, इसमें से केमिस्ट्री हटा दिया, क्या आया जी इसका आंसर 4।
ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ एंड फिजिक्स दोनों है, बट जिनका क्या नहीं है जी, केमिस्ट्री। या फिर आप सीधा ऐसे जा सकते हो, मैथ एंड फिजिक्स माइनस केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, इसका आंसर इज 1, ठीक है। हमने इनपुट एक ही डाला, मेहनत हमने सिर्फ वेन डायग्राम बनाने पे किया, बट उसकी वजह से हमें कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आया एवरीवन? ऐसे क्वेश्चन दो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। In a survey of 1,000 families, in a survey of 1,000 families, (600 families gets newspaper A, 300 gets B, and 450 gets C. Hundred gets A and B, 200 gets A and C, (50 gets B and C. फिफ्टी थोड़ा कम काउंट हो रहा है ना, बढ़ा दो इसको थोड़ा सा। एक काम करो, ये 100 की जगह पर इधर 150 डाल दो और इधर 100 कर दो, ठीक है। तो 50 के मल्टीपल इसलिए रख रहा हूँ, लाइक 25 के मल्टीपल में यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा, वी डोंट वांट दैट, ये ठीक है। ओके, 50 families gets all of them. Find number of families having only one newspaper, having only two newspapers, having no newspaper, at least one newspaper, at most one newspaper. ठीक है, सर्वे किया गया भाई
1000 फैमिलीज का यूनिवर्सल सेट पता चल गया। ठीक है, 600 ऐसी फैमिलीज है जिनके घर न्यूज़पेपर ए आता है, 300 के पास बी आता है और 450 के पास सी आता है, 150 के पास ए एंड बी आता है, 200 के पास ए एंड सी आता है, 100 के पास बी एंड सी आता है और 50 ऐसी फैमिलीज में बहुत पढ़ाकू है, तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं उनके घर में। ठीक है, ये डेटा के ऊपर हम क्या क्रिएट करेंगे जी, वेन डायग्राम। उसके बाद हम फाइंड के अगले वाले पार्ट पे जाएंगे। ये जो कुछ भी पूछा रहा है डजेंट मैटर, एक बार वेन डायग्राम बन गया, आपको जो कुछ भी पूछा जाए आप सीधा फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने इसमें ये नहीं डाला ए एंड बी आता है बट सी नहीं आता, वो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा, विल्ली एंडो कैसे मारते वो आप खुद एडवेंचर करके पता कर लो। ये क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस। आ गया? कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम? इनसाइड आउट। तो पहले कॉमन पार्ट से, ऐसी जगह जहां पर 3 टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं वहां से शुरू करो, उसके बाद कवर करो वो जगह जहां पर आपके 2 न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसके बाद कवर करो जी हमारा वो जगह जहां पर आपका एक न्यूज़पेपर आता है, एंड सबसे एंड में आपको किसको कवर करना है जी, यूनिवर्सल सेट को कवर करना है। यूनिवर्सल सेट तक पहुंचना है जी हमें। घाई गड़बड़ी मत करो, वेन डायग्राम एक्यूरेट बनना जरूरी है, जल्दी बनना जरूरी नहीं है। चलो देखो प्रोसेस के ऊपर, 50 फैमिलीज गेट्स ऑल ऑफ देम। तो भाई हमने सेंटर से शुरू किया, अरे अपने न्यूज़पेपर वाला एरिया अलॉट नहीं किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो भाई 50 जगह पर तीनों आते हैं, 100 गेट्स बी एंड सी, 100 में से 50 इधर आ गया तो इधर आया 50। 200 गेट्स ए एंड सी, तो भाई ए एंड सी में 200 तो यहाँ पर आया जी 150। 150 गेट्स ए एंड बी इधर, तो इधर आया जी 100। ओके, अब आते हैं जी एक एक सेट को कंप्लीट करते हैं। ए के अंदर कितने हैं जी, 600। तो देखो यहाँ पर 150 प्लस 100 प्लस ये 300 हो गए, तो यहाँ पर आ गए जी बच्चे वाले 300। ठीक है, नेक्स्ट सेट बी, 300 गेट्स बी, यहाँ पर 50 50, 100 प्लस 100, तो यहाँ पर ही आ गए जी 100। नेक्स्ट 450 गेट्स सी, दिस इज 250, तो यहाँ पर आ गया जी हमारा 200। एक बार काउंट करके देखो तो कितना जा रहा है, मेरे को लग रहा है 1000 कम पड़ रहा है क्या? 300, ये 400, 500, 700, अरे बीच वाले 200, 950 पक्का, 3 4 5 6 7 850, 900, 950। तो ऐसे 50 है जो दूसरों के घर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं तो उनके पास ऑनलाइन आता है, आई डोंट नो। ये क्लियर है, वेन डायग्राम बन गया। अब कुछ भी पूछा जाए, हैविंग ओनली 1 न्यूज़पेपर, क्या रहेंगे 300 200 100। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, अब यहाँ पर डायरेक्टली आंसर 600। हैविंग ओनली टू न्यूज़पेपर, 150 50 200, ये 300। ठीक है, 300। हैविंग नो न्यूज़पेपर, 50 50। एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट मतलब 0 छोड़ के सब है 1000 में से 50 हटा दिया, तो ये क्या आएगा जी, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर मतलब नो न्यूज़पेपर का कॉम्प्लीमेंट। नो न्यूज़पेपर इज 50, उसका कॉम्प्लीमेंट 1000 माइनस 50। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर में हमें क्या पूछा गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। हैविंग नो न्यूज़पेपर मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
एट मोस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो भाई जहां पर 2 या 3 आते वो नहीं चाहिए, तो हमें भाई ये 600 ओनली 1 वाला एंड 0 वाला 50, तो ये आ गया जी आपका 650। अब अगर बोलता ए और बी चाहिए बट सी नहीं आएगा, ए और बी बट नॉट सी, ए और बी बट नॉट सी 500, ए एंड बी बट नॉट सी 100, ए और सी बट नॉट बी 650, ठीक है। ए एंड सी बट नॉट बी 150, बी और सी बट नॉट ए 350, बी एंड सी बट नॉट ए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? गिने चुने मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। आपको छोटे छोटे एरियाज भी डिफाइन करने आने चाहिए। क्लियर है? आज यहीं पर रुकते हैं, मंडे को मैं रिवाइज लूंगा। मंडे को हम इसका हेडलाइन फॉर्मेट भी बनाएंगे। हेडलाइन फॉर्मेट विल बी द न्यू थिंग फॉर यू, बट उसका पर्पस क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा मंडे को। ये क्लियर है? हमारे सेट चैप्टर में हमें जितना भी लर्न करना रहता है इट इज कंप्लीटेड। इफ वी नीड रिवीजन वी विल स्पेयर 1 एक्स्ट्रा क्लास। मंडे को हम चाहे तो इसके ऊपर वापस से रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लैंग्वेज में अड़काने वाले क्वेश्चंस रहता है, ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, इजी रहेंगे भाई।